Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो लास्ट क्लास में आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए थे और लोगों को कुछ डाउट था, वैसे पूछा भी है, लेकिन पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद उसको क्लास में डिस्कस करेंगे अपन। आज की क्लास में थर्ड यूनिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओपैम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन एक और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पीडीएफ विजिबल है सभी को? पीडीएफ विजिबल है सभी को या नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. तो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, बट पहले आज हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओपैम है उसको स्टार्ट करते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या है, और उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल जैसा टाइम रहेगा उस हिसाब से डिस्कस करेंगे, अदरवाइज कल की क्लास में करेंगे। क्योंकि आज सुबह क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए आज मैंने सेकेंड हाफ में रखा है। मे बी आप लोगों का शेड्यूल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया होगा इसकी वजह से, बट जैसे टाइम मिलता है उस बेसिस पे क्लास ली जाती है। बट कल आपकी मॉर्निंग में ही क्लास रहेगी, क्योंकि आज सुबह यशवंत सर ने पहले ही क्लास शेड्यूल कर ली थी, फर्स्ट क्लास, तो फिर उसके बाद शेड्यूल नहीं हो पाई क्लास। आज आप लोगों की फर्स्ट क्लास सिग्नल्स की लगी होगी ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस नो? ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपैम में सबसे पहले हमें पढ़ना है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज हम लोग एक बार पहले भी देख चुके हैं, जब हम लोग वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर और वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर पढ़ रहे थे। अगर याद हो आप लोगों को तो थोड़ा सा रिकॉल करिए कि जब हम लोग वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर पढ़ रहे थे, हमने उसके बहुत सारे पैरामीटर्स डिराइव किए थे। क्या क्या डिराइव किया था, बता सकते हैं कोई? कोई बता सकता है मुझे क्या क्या डिराइव किया था हमने? एनीवन? वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर और वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर, दो चीजें जब हम लोग ये दो एम्पलीफायर्स पढ़ रहे थे, हमने इनके पैरामीटर्स भी डिराइव किए थे। क्या क्या In- निकाला था इनका, बताइए। Input resistance with feedback, output resistance feedback, हम्म, bandwidth, हाँ, बैंडविड्थ, Total output offset voltage. यस, टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। सबसे पहले तो गेन निकाला था, सबसे जरूरी चीज, सबसे पहले गेन Yes, डिराइव ma'am. किया था, उसके बाद इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक एंड बैंडविड्थ विद फीडबैक निकाली थी, और उसके बाद टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज निकाला था। वहां पे ही Voltage को हमने आउट, यस, ये सारी चीजें हमने डिराइव करी थी। आवाज आ रही है आप लोगों को? yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ब्रेक तो नहीं हो रही वॉइस। ठीक है, तो वहीं पे हमने ऑफसेट वोल्टेज पढ़ा था, बट वहां पे जो ऑफसेट वोल्टेज पढ़ा था वो तो एक रिप्रेजेंटेशन था। मतलब जब एक कंप्लीट एम्पलीफायर पढ़ते हैं तो वहां पे हमें क्या क्या उसके पैरामीटर स्टडी करने होते हैं। ओवरऑल अगर क्राइटेरिया वाइज देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है विच इज ऑफसेट वोल्टेज। अब ऑफसेट वोल्टेज में आपको ये या तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज मिल सकता है या तो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज मिल सकता है। तो अब आपको ये समझना होगा कि मतलब अभी तक जितना भी आपने ओपैम्प पढ़ा है, अभी तक हमने जितना भी ओपैम्प पढ़ा है, उस बेसिस पे आपको इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि ओपैम्प बेसिक एम्पलीफायर है जो कि इनपुट वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है और आउटपुट में हमें एम्पलीफाइड वोल्टेज मिलता है। यस और नो, इतना क्लियर है? Yes, मतलब मोस्ट बेसिक नॉलेज अबाउट दी ओपैम्प कि एक वोल्टेज एम्पलीफायर है जो कि इनपुट वोल्टेज को एम्पलीफाई कर रहा है और आउटपुट में भी हमें वोल्टेज मिल रहा है। लेकिन जब बात आती है इस एम्पलीफायर को प्रैक्टिकली यूज करने की बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस में, तो हमें उसके और भी पैरामीटर्स के बारे में जानना जरूरी हो जाता है कि अलग अलग सिचुएशन में ये किस तरीके से वर्क करने वाला है उसके लिए। तो जैसा कि एक एम्पलीफायर है और एम्पलीफायर को हम बहुत अलग अलग जगहों पे यूज करने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट रेंजेस में यूज करने वाले हैं। और हाँ, एक और चीज हमने पढ़ी ओपैम्प की कि ओपैम्प में जो इनपुट की रेंज है वो हमारे पास बहुत ही कम अवेलेबल है, क्योंकि जैसे ही है थोड़ा सा भी डिफरेंशियल इनपुट जो उसके इनपुट में प्रेजेंट है, तो अगर थोड़ा सा भी वैल्यू में बढ़ जाता है तो आउटपुट सीधे अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है, सेचुरेशन में चला जाता है। क्यों?
क्योंकि ओपैम्प की भी अपनी एक सर्टेन रेंज है कि वो +15 और -15 के बाहर की कोई भी वैल्यू नहीं दे सकता है, बट गेन उसको बहुत ज्यादा देना है। तो मैक्सिमम गेन की वजह से वो बहुत ही जल्दी सैचुरेशन में चला जाता है। सैचुरेशन में चला जाना मतलब कि वो अपनी एक फिक्स वैल्यू के बाद कोई वैल्यू ही नहीं दे सकता, इवन दो कैलकुलेशन में हमारे पास 1000 वैल्यू क्यों नहीं मिल रही आउटपुट में, बट वो अपनी मैक्सिमम +15 या +14 से ज्यादा वैल्यू नहीं दे सकता। ये एक लिमिटेशन समझ में आई। अब उसके अलावा एक और, अब जब इसको हमें प्रैक्टिकली यूज करना है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमें वो पढ़ना पड़ेगा, और उसमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्म आती है वो है ऑफसेट वोल्टेज। अब ऑफसेट वोल्टेज में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। अभी तक जितना भी ओपैम्प पढ़ा है उसमें ये ट्राइंगल आप लोगों को समझ में आया होगा। दिस इज द ट्राइंगल। ये ये ट्रायंगल है। दिस इज डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज, ये है आउटपुट वोल्टेज V नॉट इज इक्वल्स टू A इंटू VID। ये होता है बेसिक ओपैम्प एंड दिस इज द A। अब इसमें हमें क्या करना है कि जब प्रैक्टिकली हम इसको यूज करेंगे तो इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, इसकी सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ऑफसेट वोल्टेज। जो ऑफसेट वर्ड है, ऑफसेट वर्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर कोई ग्राफ स्टार्ट होना है तो लीनियर, अगर कोई लीनियर ग्राफ है तो उसको 0 से होकर के जाना चाहिए, लेकिन अगर ये नॉन लीनियर हो रहा है या प्रॉपर लीनियर नहीं है तो उसमें क्या थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। चेंज क्या आने वाला है कि वो 0 से स्टार्ट ना होकर के वो एक ऐसी वैल्यू से स्टार्ट करेगा, मतलब एक, इसको क्या बोलते हैं मैथ्स की टर्म में इंटरसेप्ट बोलते हैं, या तो इधर से हो जाए या ऐसे हो जाए, मतलब एग्जैक्ट ये ओरिजिन से ना जाकर के लीनियर ग्राफ या तो वाई एक्सिस में एक सर्टेन पॉइंट से जाए या तो एक्स एक्सिस पे, तो मतलब कि ये एग्जैक्ट 0 से ना स्टार्ट होकर के एक पर्टिकुलर दूसरी, मतलब 0 वैल्यू, अगर हमारा इनपुट 0 भी है, मैथ में अगर समझें इसको, इस ग्राफ को ऐसा, तो मैथ में क्या होगा कि यहाँ पे अगर इनपुट, ये हमारे इनपुट की एक्सिस है, दिस इज आउटपुट की एक्सिस। ग्राफ सभी को दिख रहा है ना? मैम वॉइस ब्रेक ग्राफ हो इज विजिबल और नॉट? ओके, हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑडिबल और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही है? No, ma'am. ठीक है, तो मैथ्स में जो लीनियर इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन को अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो वो ऐसा कुछ होता है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ये सभी को पता है? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, यहाँ पे ये जो c है दिस इज इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब कि अगर x 0 भी होगा तो y की, मतलब जो हमें आउटपुट या y मिलने वाला है वो हमारा c मिलेगा, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू। तो वैसा ही कुछ इस केस में भी होना है। क्यों? क्योंकि हमने ओपैम्प जो आईसी बनाई है उसको एक लीनियर आईसी बनाई है, लीनियर आईसी बनाई है, बट उसके बाद भी ये हमें पता है कि इंटरनली इसमें जो भी डिवाइसेस लगी हुई हैं वो नॉन लीनियर है नेचर में। तो अगर वो नेचर में इनहेरेंटली नॉन लीनियर है तो जो हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये एक लीनियर डिवाइस की तरह वर्क करेगा, लीनियर डिवाइस की तरह वर्क करेगा मतलब कि जब हमारा इनपुट अगर x 0 है तो y भी 0 होना चाहिए, अगर कंप्लीटली लीनियर है, क्योंकि y इज इक्वल टू mx बस एक लीनियर इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये एक नॉन लीनियर इक्वेशन है। तो ऐसा ही ओपैम्प के साथ भी होता है कि अगर जब हमारा इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 होना चाहिए, अगर ये एक लीनियर आईसी है तो। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली जब हमारा इनपुट 0 होता है तब भी ये ऑब्जर्व किया गया कि ओपैम्प का आउटपुट उस टाइम पे 0 नहीं है, मतलब कि अगर इनपुट दोनों ग्राउंडेड कर दिए गए, दोनों ही टर्मिनल्स को हमने ग्राउंडेड कर दिया, उसके बाद भी हमें आउटपुट में
0 वोल्ट नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे केस में इस टाइम पे जो वोल्टेज मिलता है आउटपुट पे, उसको बोलते हैं हम आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। ये समझ आया? आउटपुट टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिल रहा है, क्योंकि हमें आउटपुट साइड पे मिल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या लगने वाला है, आउटपुट। और अगर इनपुट साइड पे वही वोल्टेज प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट। तो अब एक चीज समझनी है आपको, उसके लिए डायग्राम आगे बना हुआ है। ये डायग्राम विजिबल है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो ओपैम में जब दोनों इनपुट टर्मिनल्स को ग्राउंड कर दिया जाता है, तो उस टाइम पे भी हमें कुछ ना कुछ रेसिडुअल आउटपुट मिलता है आउटपुट टर्मिनल पे, जिसको कि हम बोलते हैं आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, और इसको डिनोट किया जाता है VOO से। O फॉर आउटपुट एंड O फॉर ऑफसेट, इसलिए यहाँ पे भी डबल O आया हुआ है VOO से, क्योंकि ये आउटपुट साइड पे मिल रहा है, तो ये आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज है। ये एक तरह की डेफिनेशन हो गई। अब दूसरी डेफिनेशन क्या, इसका जस्ट रिवर्स हो सकता है कि अब आप लोग ये सोचिए कि कोई वोल्टेज अगर हमें आउटपुट साइड पे मिल रहा है, तो वो आउटपुट पे अपने आप तो जनरेट हो नहीं जाएगा। यस और नो? आउटपुट पे कहां से पहुंचेगा वो, बताइए? अगर आपको आउटपुट पे कोई वोल्टेज मिल रहा है, तो आउटपुट पे ही जनरेट थोड़ी नहीं हुआ होगा, वो कहीं ना कहीं इनपुट साइड से ही गया होगा आउटपुट में। बताइए? Yes, ma'am. इनपुट साइड से ही अगर गया हुआ है, मतलब कि इनपुट पे ही कोई ना कोई वोल्टेज प्रेजेंट हो रहा है विच इज ऑफसेट इन नेचर, और उसको ही बोलते हैं हम इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। और ये वोल्टेज की पोलैरिटी, जब तक हम इसमें रिवर्स सेम वोल्टेज नहीं लगाएंगे, तब तक हमें आउटपुट में जीरो पोटेंशियल नहीं मिलने वाला है। तो अगर दूसरी डेफिनेशन कहें कि अगर हमें इनपुट ऑफसेट वोल्टेज को डिफाइन करना है, तो हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? तो पहली डेफिनेशन तो क्या थी कि पहली डेफिनेशन ये है कि अगर ओपैम्प के दोनों इनपुट्स को ग्राउंड कर दिया गया है, उसके बाद भी हमें आउटपुट में जो कुछ पोटेंशियल मिल रहा है, आउटपुट में कुछ वोल्टेज मिल रहा है, तो वो जिस वोल्टेज की वजह से मिल रहा होगा इनपुट के, उसको बोलते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। और इसकी वजह से आउटपुट में जो मिल रहा है उसको बोलेंगे आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। ये पहली डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि जब ओपैम्प के दोनों टर्मिनल्स को ग्राउंड कर दिया गया है, उसके बाद भी हमें आउटपुट में कुछ मिल रहा है, तो अगर इंटेंशनली हमें ओपैम्प के आउटपुट को जीरो करना है, मतलब हमें ये पुट ही करना है कि हमें आउटपुट में जीरो मिले, अगर हमें आउटपुट में जीरो ही मिलना चाहिए, तो उसके लिए हमें इस रिवर्स पोलैरिटी का वोल्टेज इनपुट साइड में लगाना होगा, ताकि ये जो ऑलरेडी प्रेजेंट होने वाला इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है वो कैंसल आउट हो जाए और आउटपुट में हमें एग्जैक्ट जीरो मिले। तो उस वोल्टेज को क्या बोलेंगे, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। मतलब कि ओपैम्प के दोनों इनपुट टर्मिनल्स के बीच में लगाया गया वो एक्सटर्नल इनपुट, जिसकी वजह से आउटपुट हमें जीरो मिल रहा है, उसको बोलेंगे इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। ये दो डेफिनेशन है। सी अगर आप लोग ऐसे सुनेंगे तो हो सकता है बहुत सारा कंफ्यूजन हो कि क्या बता रहे हैं क्या, लेकिन सिंपल अगर समझना है तो एक सिंपल डेफिनेशन है कि अगर ओपैम्प के दोनों इनपुट को ग्राउंड कर दिया गया है, उसके बाद भी आउटपुट में हमें कोई पोटेंशियल मिल रहा है, तो वो पोटेंशियल होता है आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। लेकिन वो जिस इनपुट वोल्टेज की वजह से हमें मिल रहा है उसको बोलते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। ये क्लियर है डेफिनेशन? मैम यस बेटा। मैम जिस इनपुट वोल्टेज की वजह से आउटपुट जीरो हो रहा है उसको बोलेंगे इनपुट। हाँ, ये दूसरी डेफिनेशन है, मतलब कि जिसकी वजह से आउटपुट जीरो नहीं हो रहा है, जो हमने लगाया है इनपुट पे। मतलब एक तो ये है कि जब हमने इनपुट पे कुछ भी नहीं लगाया है, दोनों इनपुट को हमने ग्राउंड कर दिया है, उस टाइम पे आउटपुट में हमें जो पोटेंशियल मिल रहा है वो है आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। और उसी का रिवर्स डेफिनेशन क्या होगी कि जब हमने इनपुट साइड पे इंटेंशनली एक वोल्टेज लगाया है, की वजह से वो वाला वोल्टेज जो जब दोनों टर्मिनल को ग्राउंड करने पे हमें मिल रहा था वो जीरो हो गया है, तो अब जो हमने पोटेंशियल लगाया है, वो जो पोटेंशियल है वो हमारा इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है।
और वो रिवर्स पोलैरिटी का होगा जो कि इनहेरेंटली प्रेजेंट हो रहा है सर्किट में उससे, तभी हमें आउटपुट में इंटेंशनली 0 मिलेगा, अदरवाइज 0 नहीं मिलेगा। यस ये मैम। पॉइंट क्लियर है? मतलब दो अलग अलग स्टैंड पॉइंट की डेफिनेशन है। एक में आपको कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हमें ओपैम्प को कहीं भी यूज करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ओपैम्प का आउटपुट ग्राउंडेड है, तभी हम उसमें एक्सटर्नल कोई इनपुट लगाएंगे और हमें एग्जैक्ट आउटपुट मिलने वाला है। और अगर ऑलरेडी ओपैम्प का आउटपुट एक सर्टेन वैल्यू पे प्रेजेंट है, तो ऑलरेडी अगर ओपैम्प का आउटपुट एक वैल्यू पे प्रेजेंट है, तो अगर हम उस पर एक्सटर्नल इनपुट लगाएंगे तो वो उस वैल्यू के रेस्पेक्ट में हमें आउटपुट मिलेगा, ना कि 0 के रेस्पेक्ट में। तो वो हमारी करेक्ट रीडिंग नहीं होगी, करेक्ट वर्किंग नहीं होगी, और उसके लिए हमारा जो पूरा एप्लीकेशन है वो खराब हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहला जो होता है वो ये कि हमें ये चेक करना है कि जब दोनों इनपुट को हमने ग्राउंड कर दिया है उस टाइम पे आउटपुट हमें 0 मिल रहा है या नहीं। और अगर नहीं मिल रहा है तो उस आउटपुट को हमें 0 करना होता है इंटेंशनली, या तो हम एक्सटर्नली करेंगे या इंटरनली किया जाएगा। तो वो जो आउटपुट प्रेजेंट हो रहा है दोनों इनपुट को ग्राउंड करने पे, उसको बोलते हैं आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। और वो जिस इनपुट की वजह से प्रेजेंट हो रहा है वो इनपुट वोल्टेज होता है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, विच इज VIO। अब ये प्रेजेंट क्यों हो रहा है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस वजह से ये VIO आ रहा है। क्यों? क्योंकि VIO की वजह से ही हमें क्या मिल रहा है, VOO। तो दोनों के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन ऐसा कुछ होगा, VOO हमें आउटपुट साइड पे मिल रहा है एंड VIO इज एट द इनपुट साइड। दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो गेन इनटू दिस। मतलब भले ही ये बहुत ही कम है, लेकिन जैसे ही आउटपुट साइड में पहुंचेगा तो वो गेन टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट वैल्यू हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे ओपैम्प की वर्किंग थोड़ा डिस्टर्ब हो सकती है जब भी हम इसको कहीं भी यूज करेंगे। इज इट क्लियर? क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? हेलो, आवाज आ रही है सभी को? क्लियर है मैम। यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि ये VIO जो है ये प्रेजेंट क्यों हो रहा है। क्योंकि जब भी हमने ओपैम्प की पूरी वर्किंग देख ली, सब कुछ देख लिया, वहां पे तो ऐसा ऑफसेट टर्म करके कुछ भी नहीं आया था। तो अब ये एक्चुअली में प्रेजेंट कहाँ से हो रही है इसको देखते हैं कि जो ओपैम्प की फर्स्ट स्टेज है वो है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। और डिफरेंशियल एम्पलीफायर में भी क्या लगे हुए हैं, दो ओपैम्प लगे हुए हैं इनपुट साइड में, ये ऐसे करके दो ओपैम्प लगे हुए हैं। तो ये दोनों ओपैम्प, जैसे कि पहले भी बताया गया था कि इसको हमें आइडेंटिकल रखना है। क्यों आइडेंटिकल रखना है? क्योंकि अगर हम आइडेंटिकल रखेंगे तभी इसकी जो ब्रांचेज हैं इसमें आइडेंटिकल करंट फ्लो होगी, और उस आइडेंटिकल करंट की वजह से ही हमें आगे की स्टेजेस में जो भी मिसमैचिंग है वो नहीं मिलेगी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि अगर ये दोनों जो बीजेटी इनपुट स्टेज में लगे हुए हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर के, वहां पे ये दोनों ट्रांजिस्टर्स को हमें आइडेंटिकल पुट करना है। आइडेंटिकल रखने की वजह से ही यहाँ इनकी जो ब्रांचेज हैं इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो इक्वल करंट होगी। लेकिन प्रैक्टिकली ये भी पता है कि भले ही ये सारे ट्रांजिस्टर्स को हमने एक ही सबस्ट्रेट पे फैब्रिकेट किया है, मतलब इनको लगाया नहीं है कहीं से खरीद करके, हमने इनको बनाया ही, मतलब जनरेट ही एक सबस्ट्रेट पे। मतलब हमारे पास एक सिलिकॉन सबस्ट्रेट है, एक सिलिकॉन वेफर है, और वहां पे हमने पी लेयर, देन एन लेयर और फिर पी लेयर, या तो फिर एन लेयर, पी लेयर और एन लेयर, एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी, जो भी ट्रांजिस्टर लिया जा रहा है, यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर है।
तो या जो भी जितने भी ट्रांजिस्टर्स हैं उनको हमने सिंगल वेफर पे सिंगल सबस्ट्रेट पे बनाया है, उसके बाद भी दो ट्रांजिस्टर्स कभी भी सेम नहीं होंगे। और अगर ये दो सेम नहीं है, दोनों की कलेक्टर करंट में थोड़ा सा भी डिफरेंस, अगर डेल्टा IC का भी डिफरेंस प्रेजेंट हो गया है, तो ये डिफरेंस नेक्स्ट स्टेज में जाकर के और भी ज्यादा एम्पलीफाई हो जाएगी। सिमिलरली क्योंकि हमें पता है इसके बाद की भी जो स्टेज होती है वो भी एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर ही होता है, जिसकी वजह से ये जो सक्सेसिव स्टेजेस हैं, इन सक्सेसिव स्टेजेस में जो भी मिसमैचिंग है वो एम्पलीफाई ही होती रहेगी और ये आउटपुट में हमें एक ऑफसेट वोल्टेज के फॉर्म में मिलेगी, भले ही दोनों इनपुट टर्मिनल को हमने ग्राउंडेड किया हुआ है। मतलब कि ये सारा खेल, हमने एक और टर्म पढ़ी थी जो कि इस मिसमैचिंग की वजह से ही आ रही थी, दैट वाज कॉमन मोड गेन, वो भी मिसमैचिंग की ही वजह से प्रेजेंट हो रहा है। सिमिलरली ये ऑफसेट वोल्टेज जो है वो भी हमें मिसमैचिंग की वजह से ही मिल रही है, क्योंकि भले ही हम आइडियल सिचुएशन मान के चलें, बट होती सिचुएशन प्रैक्टिकली सिचुएशन जहाँ पे कि बिल्कुल आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर्स नहीं हो सकते हैं, और जिसकी वजह से स्मॉल अमाउंट ऑफ मिसमैचिंग प्रेजेंट होने ही वाली है। और अगर ये मिसमैचिंग प्रेजेंट है तो आउटपुट में हमें एक रेसिडुअल वोल्टेज या तो फिर जिसको बोले ऑफसेट वोल्टेज मिलेगा, और ये ऑफसेट वोल्टेज जो भी हमें मिल रहा है दोनों इनपुट के ग्राउंडेड होने के बाद भी, इसको हमें अब इंटेंशनली जीरो करना पड़ेगा। या तो हम एक्सटर्नल सर्किट लगाएं ओप एम्प में, या तो इंटरनली ही ऐसा सर्किट बना दें, ऐसा अरेंजमेंट कुछ कर दें कि इस आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को नलिफाई किया जा सके। फिर भी प्रैक्टिकली ये पूरा जीरो कभी नहीं होगा, हाँ, बट इसको हम कम से कम रख सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कहाँ से हो रहा है, ये आ कहाँ से रहा है ओप एम्प में, ये आ रहा है जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर की स्टेज लगी हुई है उसमें जो मिसमैचिंग है ट्रांजिस्टर्स के बीच में, उसकी वजह से ये इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, मतलब इनपुट साइड में ये इनपुट ऑफसेट वोल्टेज के नाम से होगी, और इसी की वजह से जो आउटपुट में हमें मिलेगा वो हो जाएगा आपका आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो इस वजह से ऑफसेट वोल्टेज टर्म प्रेजेंट हो रही है ओप एम्प में। अब ये इसका नेचर कैसा होगा ये देखते हैं। तो ये समझ आया आप लोगों को कि ऑफसेट वोल्टेज होता क्या है और ये आता कहाँ से है, ये समझ आया? यस मैम। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अभी नहीं मैम। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट अब देखते हैं इसका नेचर कैसा होगा। मतलब ये एक वोल्टेज क्वांटिटी है, तो ये AC होगा या DC होगा ये देखते हैं। तो क्योंकि ये प्रेजेंट हो रहा है ट्रांजिस्टर की मिसमैचिंग से, तो वो पूरा का पूरा खेल DC एनालिसिस से ही होगा। मतलब कि जब हम DC वोल्टेज देते हैं उस टाइम पे जो DC करंट, जो DC IC फ्लो होता है, IE फ्लो होता है, IV फ्लो होता है, उसी की वजह से ही जितनी भी करंट ट्रांजिस्टर्स में हो रही है, मतलब जिसकी वजह से हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है, वो है कंप्लीटली DC बायसिंग की वजह से, जो हमने DC सप्लाई लगाई है उसकी वजह से। दैट मीन्स ये जो ऑफसेट वोल्टेज हमें मिलने वाला है एट दी आउटपुट, और जो इनपुट में भी प्रेजेंट होगा, ये जो हमें आउटपुट में मिलने वाला है ये नेचर में DC होगा। नेचर में तो DC है, ये फिक्स है, मतलब ये कभी AC नहीं हो सकता है। बट इसकी पोलैरिटी, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, ये फिक्स नहीं है। ये डिपेंड करता है कि VIO आपका मिसमैचिंग जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है, इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसको हमेशा प्लस माइनस के साथ डिनोट किया जाता है कि दिस में भी पॉजिटिव और दिस में भी नेगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की पोलैरिटी। और जो कि हमें नहीं पता है क्योंकि ये सर्किट के अंदर की फंक्शनिंग है। अब सर्किट के अंदर तो कोई घुस नहीं सकता है, IC के अंदर थोड़ी नहीं कोई घुस सकता है कि वहां देख सकता है कि क्या VIO प्रेजेंट हो रहा है किस पोलैरिटी का। तो क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल है, इस वजह से इसकी जो पोलैरिटी है वो भी अनप्रिडिक्टेबल होती है। बट हाँ, ये है कि ये नेचर में DC होगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जब भी IC डिजाइन करी जाती है, जैसे कि जब 741 IC बनाई गई थी, मतलब IC 741 ओप एम्प डिजाइन किया गया था, उस टाइम पे क्या करते हैं, IC जब बनाते हैं हम इन सारे पैरामीटर्स को बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन के बाद फिक्स कर लेते हैं। मतलब कि अलग अलग वैल्यूज एंड अलग अलग सिचुएशन में इसको बार बार यूज करते हैं। बार बार अगर हमें एक ही वैल्यू मिलती है तो इससे ये फिक्स हो जाता है कि मतलब कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें ये मिलने वाली है।
तो वैसे ही IC 741 के लिए भी एक सर्टेन वैल्यू है, बाकी की जो सीरीज है ICs की उनके लिए भी एक फिक्स वैल्यू, फिक्स मैक्सिमम वैल्यू, मतलब वर्स्ट केस कैलकुलेशन, वर्स्ट केस मतलब हम कैसी भी सिचुएशन में जाएं साधु नहीं मिलने वाली है ऑफसेट वोल्टेज की, वो होती है वर्स्ट केस सिचुएशन। तो उसके लिए ऐसे ही IC 741 के लिए जो डिजाइन किया गया था वो वैल्यू है 6 मिली वोल्ट, मैक्सिमम वैल्यू है ऑफसेट वोल्टेज की, VIO की मैक्सिमम वैल्यू इज 6 मिली वोल्ट। सिमिलरली 740 के लिए ये है 20 मिली वोल्ट मैक्सिमम। इसकी पोलैरिटी प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, बट नेचर में ये DC वैल्यू ही रहने वाली है। ठीक है, उसी तरीके से अलग अलग सीरीज है, अलग अलग सीरीज के लिए अलग अलग फिक्स वैल्यू है, मतलब कि बहुत सारे कैलकुलेशन के बाद जब IC की डेटा शीट आती है, जब IC बन जाती है तो उसकी डेटा शीट में ये सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस गिवन होती हैं कि प्रैक्टिकली इसकी ये वैल्यू। आइडियली अब आप बताइए, आइडियली ऑफसेट वोल्टेज कितना होना चाहिए? आइडियली ऑफसेट वोल्टेज कितना होना चाहिए? आइडियली ऑफसेट वोल्टेज कितना होना चाहिए बताइए, कोई भी, एनीवन? कोई नहीं सुन रहे क्या? 25 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, उसके बाद भी कोई नहीं बोल रहे हैं, क्या बात है? सिर्फ अटेंडेंस के लिए प्रेजेंट है क्या आप लोग? मैम 0। यस, आइडियल वैल्यू शुड बी 0। बाकी लोग सिर्फ नाम के लिए प्रेजेंट है क्या? बाकी लोग सिर्फ नाम के लिए प्रेजेंट हैं? ओके, ठीक है। सो ये था आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज बिकॉज ऑफ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। अब क्या है कि हमें इस वैल्यू को, मतलब ये जो VOO आउटपुट पे हमें मिल रहा है उसको हमें कम से कम रखना है। उसके लिए अब एक ऐसे मैकेनिज्म यूज करनी पड़ेगी जिसको हम बोलेंगे ऑफसेट मिनिमाइजिंग मैकेनिज्म, मतलब कि ऑफसेट वोल्टेज को कम करने वाली मैकेनिज्म। और ये या तो हम IC के एक्सटर्नली कोई सर्किट लगाएंगे जिससे कि हम इससे मिनिमाइज कर सके, या तो IC में ही इनबिल्ट किया जाएगा जिससे कि ये ऑफसेट वोल्टेज को मिनिमाइज कर सके। जैसे कि 741, ये जो सर्किट आप देख रहे हैं ये 741 ओप एम्प का है, जिसमें कि 7 पिन्स होती हैं। 7 पिन्स, यहाँ 2 और 3 इनपुट पिन्स हैं, पिन नंबर 6 आउटपुट लिया गया है, पिन नंबर 7 एंड 4 के बीच में प्लस VCC एंड माइनस VEE लगाया गया है, एंड पिन नंबर 1 एंड 5 के बीच में, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, एक 10 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है। ये जो 10 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर मतलब कि यहाँ से हम रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे, और रेजिस्टेंस को वेरी करने से इंटरनली क्या होगा, इसके अक्रॉस का वोल्टेज चेंज होगा एंड करंट चेंज होगी, जिसकी वजह से ये जो आउटपुट में हमें ऑफसेट वोल्टेज मिल रहा है, ये जो ऑफसेट वोल्टेज है आउटपुट में, इसको मिनिमाइज करके हम 0 पे सेट कर सकते हैं जब भी कोई एप्लीकेशन हम परफॉर्म करने वाले होते हैं। मतलब कि अगर हम कोई एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो चीज होता है करने के लिए वो ये है कि पहले दोनों इनपुट्स को ग्राउंड करेंगे, और उसके बाद इन पिंस के बीच में एक नॉब जैसा हमें आउटपुट में, मतलब एक्सटर्नली ये सब ये नहीं बना होगा, एक्सटर्नली हमारे हाथ में क्या होगा कि हमारे हाथ में एक नॉब है, एंड उस नॉब को जब हम एडजस्ट करेंगे, कम या ज्यादा करेंगे, तो उस बेसिस पे आउटपुट जब मेजर किया जाएगा यूजिंग मल्टीमीटर, तो ये जो दोनों इनपुट के ग्राउंड होने के बाद भी जो वोल्टेज मिल रहा था वो वोल्टेज वेरी करेगा, और उसको वेरी कर करके हमें क्या करना है, इसको एडजस्ट, मतलब कि ये वाइपर को एडजस्ट करके हम आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को 0 पे ले आएंगे। तो ये जो मैकेनिज्म है, दिस इज इंटरनल कंपनसेशन ऑफ द ऑफसेट वोल्टेज, मतलब कि ये आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को कंपनसेट करने वाली मैकेनिज्म है, विच इज इनबिल्ट इन द
इटसेल्फ, तो इसलिए ये इंटरनल कंपनसेशन है। बाकी की सीरीज में एक्सटर्नल कंपनसेशन मतलब एक्सटर्नल सर्किट लगाया जाता है और उसकी मदद से इस आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को 0 पे सेट किया जाता है। तो वो आपका एक्सटर्नल कंपनसेशन मैकेनिज्म होता है जो कि अलग अलग सीरीज में यूज किया जाता है। इज इट क्लियर? क्लियर है सभी को? यस मैम। कोई डाउट नहीं है? तो ये दो कंपनसेशन टेक्निक्स थी। यहाँ पे आपको बहुत सारी थ्योरी मिल जाएगी, ये थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये जो आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है ये वही थ्योरी है, आपको बुक में भी मिल जाएगा। अगर इससे समझ नहीं आ रहा है तो बुक से कर लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। तो जब हम आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को 0 पे सेट कर देते हैं, अब हमारा जो ओपैम है मतलब हमारी ये आईसी जो है अब रेडी है किसी भी कैलकुलेशन में, किसी भी एप्लीकेशन के लिए। तो जब भी हम यूज करने जाते हैं ओपैम बेस्ड एप्लीकेशन को, या जैसे कि इन्वर्टिंग ओपैम हो गया, एक एम्पलीफायर का काम ले रहे हैं हम, या तो फिर समिंग या एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई भी काम ले रहे हैं, तो सबसे पहला जो टास्क होता है कि हम इस आईसी को या इस ओपैम को क्या करें, सबसे पहले नल पे ले आए या एट बैलेंस्ड पोजीशन, नल पोजीशन या बैलेंस्ड पोजीशन। बैलेंस्ड पोजीशन, नल पोजीशन मतलब कि सबसे पहले हमें आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को इंटेंशनली फोर्सफुली 0 पे सेट करना होता है, विच वाज नॉट इनिशियली 0। जब यूज नहीं कर रहे थे कोई भी इनपुट, मतलब सपोज हमने ग्राउंड नहीं किया हुआ है, फ्लोटिंग है, कोई इनपुट दिया ही नहीं है, उस टाइम पे भी आपको ये ऑफसेट वोल्टेज मिलेगा। तो इंटेंशनली क्या करना है, सबसे पहले ये किया ही जाता है। तो आईसी को यूज करने का सबसे पहला जो काम होता है कि आईसी को हमें नल पोजीशन पे ले आना है। नल पोजीशन पे ले आने का मतलब है कि आउटपुट शुड बी 0 व्हेन इनपुट इज 0। तो आईसी हमारी कंप्लीटली बैलेंस्ड होती है या नल्ड होती है। तो इसके लिए ये आप लोगों ने देखा, दिस वाज द इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। सिमिलरली क्योंकि हमें आउटपुट में वोल्टेज मिल रहा है तो एक रेसिडुअल करंट भी फ्लो हो रही होगी इनपुट सेक्शन में, जिसकी वजह से हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा। तो नेक्स्ट जो है ये रिलेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने बेसिक तो पढ़ लिया है कि टोटल जो आउटपुट मिलता है वो एडी इंटू वीडी होता है, बट दिस इज आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज जो कि प्रेजेंट हो रहा है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वजह से, और ये भी गेन से मल्टीप्लाई हो रहा है। और गेन आप लोगों को पता है कि गेन हमें हाई रखना होता है। दैट मीन्स अगर ये आपका बहुत कम है उसके बाद भी आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा मिल सकती है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इनपुट बायस करंट। जैसे कि अभी हमने इनपुट ऑफसेट वोल्टेज देखा, वैसे ही इनपुट बायस करंट है। एंड अगेन इट इज नॉट एट ऑल डिजायरेबल कि कोई भी इनपुट बायस करंट फ्लो हो जिसकी वजह से हमें आउटपुट में वोल्टेज मिले, बट फिर भी क्योंकि हमारे इनपुट स्टेजेस में बीजेटी लगे हुए हैं, वो दोनों बीजेटी को हमने आइडेंटिकल रखा था, बट आइडेंटिकल होने के बावजूद वहां पे थोड़ी सी भी मिसमैचिंग अगर प्रेजेंट है तो उस मिसमैचिंग की वजह से एक रेसिडुअल बायस करंट या तो कह लो जो बेस करंट होगी दोनों ही ट्रांजिस्टर्स की वो मिलने फ्लो होगी, जिसकी वजह से एक हो जाएगी आपकी IB1, दूसरी हो जाएगी IB2। सी इसका नोटेशन आपको कैपिटल में ही मिल रहा है, स्मॉल लेटर्स में नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये नेचर में कैसे हैं, डीसी हैं, इसलिए। तो जैसे इनपुट ऑफसेट करंट था वैसे ही इनपुट बायस करंट। इसको बायस करंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बायसिंग के लिए जो करंट यूज की गई है बेसिकली वही करंट है जो कि मिसमैचिंग की वजह से आगे जा रही है, एम्पलीफाई हो रही है, इसलिए हमने इसको इनपुट बायस करंट नाम दिया है। और इनका एवरेज लिया है। एवरेज क्यों लिया है? क्योंकि ऑलरेडी ये जो वैल्यू में होती है बहुत ही ज्यादा स्मॉल होती है, मतलब नैनो एम्पियर्स की रेंज में है। तो जब भी कैलकुलेशन करना होता है तो कैलकुलेशन के लिए हम उसकी एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, तो उन दोनों वैल्यूज का एवरेज लेकर के एक वैल्यू के साथ फिर कैलकुलेशन करना होता है। तो जो ओपैम्प की इनपुट स्टेज में जो भी करंट फ्लो हो रही है बायसिंग करंट, वो होती है आपकी इनपुट बायस करंट, और उसका हम लेते हैं एवरेज। तो IB का एवरेज हो जाएगा दोनों टर्मिनल में फ्लो होने वाली, एक इन्वर्टिंग टर्मिनल में दूसरी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में फ्लो होने वाली बायस करंट। और इस बायस करंट का एवरेज ये आपको डायग्राम दिख रहा है, दोनों ग्राउंडेड हैं इनपुट, उसके बाद भी ये करंट फ्लो हो रही है।
और इस करंट के फ्लो होने की वजह से जो हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा उस वोल्टेज को नाम दिया गया है VOIB। VOIB मतलब आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज बिकॉज ऑफ इनपुट बायस करंट। नाम क्या है इसका? आउटपुट मतलब वोल्टेज जो हमें आउटपुट में मिल रहा है वो तो ऑफसेट वोल्टेज ही होगा, वो बायस वोल्टेज नहीं होगा। वो तो ऑफसेट वोल्टेज है, वो 0 होना चाहिए था, बट फिर भी वो मिल रहा है। अब वो मिल क्यों रहा है? इस बायस करंट की वजह से। इसके पहले वाली कैरेक्टरिस्टिक्स में वो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वजह से मिल रहा था, इसलिए हमने उसको बोला था आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। बट यहाँ पे इसको जो नाम दिया गया है वो है आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज बिकॉज ऑफ इनपुट बायस करंट। बेस ट्रांजिस्टर पे मतलब जो हमारे डिफरेंशियल एम्पलीफायर के में जो 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, दोनों के बेस में जो बायस करंट मतलब जो बेस करंट फ्लो हो रही है, उस बेस करंट की वजह से जो हमें आउटपुट में रेसिडुअल वोल्टेज मिलेगा वो रेसिडुअल वोल्टेज कहलाएगा VOIB। और ये भी नेचर में DC ही रहने वाला है और इसकी भी पोलैरिटी हमें पहले से पता नहीं है। ठीक है, क्लियर है सभी को? कोई डाउट नहीं है? नो मैम, क्लियर है। ठीक है, बाकी और आपको डिटेल में मिल जाएगा। और ये आउटपुट में जो बायस करंट की वजह से पोटेंशियल मिल रहा है उसकी इक्वेशन होगी आपकी RF इंटू IB। ये RF क्या है? जब हम फीडबैक यूज कर लेंगे तो ये जो बायस करंट है, बायस करंट मल्टीप्लाइड बाय दैट फीडबैक रेजिस्टेंस will be the total output offset voltage because of this input bias current। और RF की वैल्यू आप लोगों को पता होगी कि हमें ज्यादा ही पुट करनी होती है, 100 किलो ओम, 99, 90 ऐसे होती है RF की वैल्यू। क्योंकि RF की वैल्यू ज्यादा है तो IB की वैल्यू अगर कम भी होती है तो भी इसकी वजह से जो पोटेंशियल हमें आउटपुट में मिलता है वो वैल्यू ज्यादा ही होती है। सो जो आउटपुट में वोल्टेज मिलने वाला है इस बायस की करंट से। और ये बायस करंट भी कहाँ से आई है? ये बायस करंट भी आई है ड्यू टू मिसमैचिंग बिटवीन द ट्रांजिस्टर्स एट द इनपुट स्टेज। उन ट्रांजिस्टर्स में जो बायस करंट फ्लो हो रही है उन बायस करंट में मिसमैचिंग होने की वजह से जो हमें आउटपुट पे पोटेंशियल मिलता है वो पोटेंशियल होता है आपका VOIB। VOIB और VOIB की इक्वेशन होती है। फिर यहाँ अभी हमने फीडबैक यूज नहीं किया है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं तो हम फीडबैक के बाद ही यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे RF इंटू IB किया गया है। इसलिए इससे कंफ्यूजन मत करिएगा कि हम लोग अभी ओपन लूप की बात कर रहे हैं तो RF कहाँ से आ गया। ओपन लूप को ही यूज नहीं कर सकते हैं हम सभी जगह। ओपन लूप का अपना बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, अपना बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि उसकी जो लीनियरिटी रेंज है वो ही बहुत कम है, तो उसको हटाने के लिए हमें उसमें फीडबैक लगाना ही पड़ेगा और फीडबैक के बाद ही हम उसको यूज कर सकते हैं। सो जब फीडबैक लग जाता है तो वो फीडबैक रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय दिस बायस करंट, तो उसके बाद ये होता है टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज बिकॉज ऑफ द इनपुट बायस करंट। क्लियर है सभी को? यस मैम। अब इस आउटपुट वोल्टेज को अगर हमें मिनिमाइज करना है, मतलब IB के इफेक्ट को अगर कम करना है, जैसे पिछले वाले केस में हमने क्या किया था, हमने ऑफसेट मिनिमाइजिंग सर्किट लगाया था, वैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑफसेट मिनिमाइजिंग रेजिस्टर लगाएंगे इस IB के इफेक्ट को कम करने के लिए। और IB के इफेक्ट को कम करने के लिए ऑफसेट मिनिमाइजिंग रेजिस्टर लगेगा। और रेजिस्टर होगा कैसे? ये जो रेजिस्टर है जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है, मतलब जब आपका ये टर्मिनल ग्राउंडेड, ये आपका पॉजिटिव है, इसको ग्राउंड कर दिया है, और ये आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल है, दिस इज नॉट पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। और यहाँ पे ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है, मतलब इन्वर्टिंग ऑप एम्प की अगर बात करें तो ऐसा कुछ। तो अगर ये टर्मिनल ग्राउंडेड है और यहाँ पे R1 प्रेजेंट है और यहाँ पे RF, तो इन R1 और RF के पैरेलल कॉम्बिनेशन को निकालना है, जैसा कि दिख रहा है ROM इज इक्वल टू R1 पैरेलल विद RF, R1 इंटू RF बाय R1 प्लस RF। और इस ROM को उठा करके हमें कहाँ लगा देना है? इस इन्वर्टिंग सेक्शन में। तो इसकी वजह से जो यहाँ इन्वर्टिंग दोनों ही जो बायस करंट, DC बायस करंट फ्लो होने वाली है वो कम से कम फ्लो होती है। और
अगर ये नहीं लगाएंगे तो उसकी वजह से हमें आउटपुट में जो वोल्टेज मिलने वाला है, मतलब ऑफसेट वोल्टेज, एक तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वजह से मिलेगा ही मिलेगा, दूसरा बायस करंट की वजह से भी मिलेगा, और ये सारी की सारी वैल्यूज ऐड होने वाली हैं आउटपुट में। तो ये जो है यहाँ पे इस आउटपुट में वोल्टेज मिल रहा है, उसको कम करने के लिए ये रजिस्टर को यहाँ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में लगाया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है, ये ROM का ये जो क्वेश्चन है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बायस करंट के इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन्वर्टिंग सेक्शन में जो जितने भी डीसी रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट है, डीसी रेजिस्टेंसेस मतलब कि अगर यहाँ पे कोई कैपेसिटर या इंडक्टर लगा होता है तो हमें उसको हटा देना होता है। उसके बाद जो रेजिस्टेंस मिलता है सर्किट में, उस रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना होता है, और उस पैरेलल कॉम्बिनेशन को उठा करके हमें लगा देना होता है नॉन इन्वर्टिंग सेक्शन में। ये जो मैकेनिज्म है ये होती है, इस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं ऑफसेट मिनिमाइजिंग रेजिस्टर। क्लियर है सभी को? आगे अभी डायग्राम में देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अगर यहाँ नहीं भी समझ में आ रहा होगा। एक और पॉइंट समझ लीजिए कि 741 के लिए IB की वैल्यू जो डिटरमाइन करी गई है वो है 500 नैनो एम्पियर फॉर ±15 वोल्ट सप्लाई की जो वैल्यू है बायस करंट की, या DC बायस करंट की वैल्यू जो है वो है 500 नैनो एम्पियर फॉर 741 IC। ये वैल्यू जैसे आप लोगों को अलग से बताई जा रही है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है, और गिवन नहीं है तो आप लोग फिर सोचते ही रह जाते हैं कि क्या रखें, ये तो डेटा ही नहीं गिवन है। ये कुछ चीजें ना गिवन नहीं है तो ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये फिक्स होती है। और IC 741 या कोई दूसरी सीरीज की है, अगर आप बुक में देखेंगे तो वहां पे मिल जाएगी, तो इसलिए ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। और इस IB की वजह से जो आपको वोल्टेज मिलने वाला है वो है RF इंटू IB। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका डायग्राम, जिस डायग्राम से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये ROM क्यों लगाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। ROM क्यों लगाया जाता है? टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ इनपुट बायस करंट। और ये ROM होता क्या है? ROM जो है वो होता है इन्वर्टिंग टर्मिनल में जितने भी DC रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट है उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसको कि हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में लगाते हैं। ठीक है, ये डायग्राम देखिए। डायग्राम विजिबल है सभी को? यस मैम। डायग्राम विजिबल है नहीं? Yes, ma'am. यहाँ पे एक इन्वर्टिंग डायग्राम, एक इन्वर्टिंग ओपैम्प है, दूसरा नॉन इन्वर्टिंग। दोनों ही आपके आफ्टर फीडबैक है, मतलब दोनों ही केसेस में फीडबैक लगाया गया है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब ओपैम्प यूज किया जाएगा तो विदाउट फीडबैक वो यूज किया ही नहीं जा सकता है। इसलिए यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहे हैं वो है आफ्टर फीडबैक, मतलब जहाँ पे कि आपको दिख रहा है आउटपुट और इनपुट के बीच में एक RF रजिस्टर लगा हुआ है, R1 लगा है, सिमिलरली दूसरे में भी। यहाँ पे ओपन हो जाता, आपको सिर्फ R1 मिलता। मतलब ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, ये गेट का पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए वहां पे आपसे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कि अच्छा कौन कौन सा इसमें कितना आपको बायस करंट को मिनिमाइज करने के लिए कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तो उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ हमें DC रेजिस्टेंसेस को देखना है। AC इम्पिडेंसेस मतलब इंडक्टर के अक्रॉस का इम्पिडेंस एंड कैपेसिटर के अक्रॉस का इम्पिडेंस हमें नहीं लेना है। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट है, विच इज RF एंड R1, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 इंटू RF बाय R1 प्लस RF। इसको हमने लगा दिया है नॉन इन्वर्टिंग सेक्शन में। नॉन इन्वर्टिंग सेक्शन में लगाने के बाद जो IB का इफेक्ट है उसको हटाया गया है, और इसी वजह से यहाँ पे VOIB को 0 रखा गया है। इज इट क्लियर? क्लियर है सभी को? क्लियर Yes, है ma'am. तो ये क्वेश्चन और सॉल्व करिए। चलिए सभी लोग अभी के अभी क्वेश्चन देखिए। डायग्राम क्वेश्चन का यही है। क्वेश्चन में गिवन है कि फॉर दी इन्वर्टिंग, यहाँ लिखा हुआ है कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए आपको मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज निकालना है। एक तो VIO मतलब एक तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वजह से, दूसरा इनपुट बायस करंट की वजह से, और जो ओपैम्प है वो कौन सा है? IC 741 है ओपैम्प की। एंड साथ ही साथ आपको ROM की वैल्यू भी डिटरमाइन करनी है। इसका डायग्राम भी गिवन होगा। डायग्राम ये है बेटा, देख लीजिए।
ये वैल्यूज गिवन है, ठीक है, डेटा शीट में गिवन होती है। तो ये वैल्यूज भी आप लोग देख लीजिए। VIO की मैक्सिमम वैल्यू 6 मिलीवोल्ट गिवन है। IB की मैक्सिमम वैल्यू 500 नैनो एम्पियर है एट रूम टेम्परेचर एंड पावर सप्लाई इज प्लस माइनस 15 वोल्ट। तो अब आपको डिटरमाइन करना है मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज 1, 2 एंड 3। दो आपके पास ए और बी दो सेक्शन है, और ए में 2 है और बी में एक ही है। सो डिटरमाइन करिए, वैल्यूज बताइए। ये डायग्राम है। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो पूछिए कि नहीं समझ आया, फिर से बताइए। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फोर्टी सिक्स स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया अभी क्लासरूम। टोटल स्ट्रेंथ है आप लोगों की 62। अभी भी 20 अराउंड स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है क्लासरूम को। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो लोग सोच लीजिएगा। फिर आपके क्लास में टोटल 62 बच्चे प्रेजेंट हैं और उसमें से अभी से 46 लोगों ने ही ज्वाइन किया है क्लासरूम को, बाकी लोग सो रहे हैं। मैम ऑफसेट वोल्टेज निकालना है। यस बेटा, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। इनपुट तो गिवन है वैल्यू, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज निकालना है। नहीं बन रहा है क्या? मैम -60 वोल्ट आ रहा। किसकी मैम वैल्यू है ये?
क्लास का इनविटेशन मैंने फिर से भेज दिया है। बाकी के 20 बच्चे जो सो रहे हैं अगर ज्वाइन कर लें तो ठीक है, अदरवाइज बाद में वो टेस्ट भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट आपको ओलंपस पे नहीं होगा कि आपको बड़ी आसानी से सिर्फ आकर के लॉग इन करना ही होगा बस। इसलिए बाकी लोग जो सो रहे हैं उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि नेक्स्ट जो भी असाइनमेंट या कुछ भी दिया मैंने एंड आप क्लास में नहीं हो तो आपका कंसीडर नहीं करूंगी मैं। तो क्या रिजल्ट बता रहे हैं आप लोग, क्या आउटपुट बताया? क्या वैल्यू आ रही है? सबसे पहला ए ऑप्शन ए का 1 बताइए। उसमें आपको बताना है आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज बिकॉज ऑफ VIO की वजह से। दूसरा आपको बताना है ऑफसेट वोल्टेज IB की वजह से। और फिर आपको तीसरे में बताना है ROM की वैल्यू। तो बताइए पहली वैल्यू क्या आई है? -60 आई है पहले। -60 वोल्ट 60 कैसे आ सकती है बेटा? गलत है। आप लोग नहीं सॉल्व कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं है, मैं सोल्यूशन दिखा रही हूँ। हाँ 0.606 वोल्ट पहला। हाँ 0.6, वेरी गुड। ये पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है बेटा? यस मैम। क्यों क्यों बताइए? पच्चीस में से सिर्फ 2 लोग हैं जो शायद क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, बाकी के लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। 23 बच्चे हैं, सॉरी 3 लोग जा चुके हैं, 2 लोग लेफ्ट कर चुके हैं। 23 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, उन 23 में से सिर्फ 2 लोगों ने मुझे बताया है। किसने किसने बताया है बताइए फिर से। प्रिंस आपने बोला है? यस मैम। और कौन है? मैम गौरव त्रिपाठी। गौरव, ओके। सिर्फ 2 ही बच्चों ने किया। ऐसी आप लोग जितना अपना परफॉर्मेंस देंगे उससे आप ही का बेनिफिट होगा, सभी के लिए है। सो बी एक्टिव। कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। पैसिव ऑडियंस नहीं चाहिए भाई। भले ही 4 बच्चे यही 2 प्रेजेंट रहे, कम से कम पढ़ेंगे तो दिमाग में तो जाएगा। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं समझ भी नहीं आ रहा है, ऑनलाइन मोड में है वैसे भी। कोई नहीं, सो हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। आप लोगों ने कोशिश करी, ठीक है, बट शायद कहीं कुछ कमी रह गई है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। किसकी किसकी वजह से? एक तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वजह से, ये VIO की वजह से, दूसरा IB की वजह से, और तीसरा हमें ROM की वैल्यू। ये तीनों ही चीजें अभी अभी हमने देखी है कि ये क्या होती हैं, उन्हीं का क्वेश्चन है। और साथ ही साथ 741 ओपैम्प के लिए ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है, सो दैट तब भी उस केस में भी आपको पता हो कि इसकी वैल्यू हमें 6 मिलीवोल्ट रखनी है, इसकी वैल्यू हमें 500 नैनो एम्पियर रखनी है, और पावर सप्लाई ±15 वोल्ट, ये भी फिक्स है। सो ये क्वेश्चन, ये डायग्राम गिवन है, डायग्राम में वैल्यूज गिवन है RF की, R1 की। तो सबसे पहले अगर हमें आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज निकालना है तो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज आपको पहले ही बताया गया है, वो क्या होता है? गेन इनटू इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। अब बात आती है गेन की क्या वैल्यू रखें हम, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि एक इन्वर्टिंग ओपैम्प है, तो हम क्या जाएंगे रखने? -RF/R1 वैल्यू, गेन की वैल्यू। बट ये जो वैल्यू है आप बताइए ये ज्यादा है या 1 + RF/R1 वैल्यू ज्यादा है? कौन सी वैल्यू ज्यादा है बताइए? कौन सी वैल्यू ज्यादा है? +RF/RI। R1। तो हमें क्योंकि वर्स्ट केस के लिए कैलकुलेशन करना है, वर्स्ट केस समझते हैं कि वैल्यू हमें मैक्सिमम ही चाहिए, किसी भी हालत में हमें इससे कम वैल्यू ना ही मिले। तो वर्स्ट केस के लिए अगर हम जाएंगे तो जो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज होता है वो आपका होगा 1 + RF/R1 × VIO, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। इससे अगर हमने इसको लेकर के सॉल्व कर दिया तो हमारी ये वाली वैल्यू छूट जाएगी, मतलब कि
ऐसे भी कुछ केसेस हो सकते हैं तब कि हमें जहाँ पे कि मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है, तो हम वो वाले केसेस को क्यों छोड़े जहाँ पे कि हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है। तो उसके लिए यहाँ पे 1 + RF/R1 इंटू VIO करेंगे। RF की भी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 47 किलो ओम एंड R1 की भी गिवन है 470 ओम एंड VIO हमें पता है क्या है, उसको पुट करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलने वाली है। सिंपल इक्वेशन में वैल्यू को पुट करना है। मैम नेक्स्ट, यस बेटा। मैम ये जो हम लोग गेन की वैल्यू 1 + RF/R1 रखे हैं, पर जैसे हाँ। इसमें इनपुट तो हम लोग इन्वर्टिंग टर्मिनल में दे रहे हैं, क्या? हाँ 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 तो उसका जो गेन लेंगे तो उसका तो -RF/R1 होता है ना। हाँ, तो वही तो मैं बता रही हूँ बेटा कि हमने अगर -RF/R1 को लेकर के कर लिया सॉल्व, तो हमारे जो भी रिजल्ट आएगा, ये जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी 1 + RF/R1 के लिए अगर हम निकालेंगे तो वो वैल्यू ज्यादा आएगी इस वैल्यू से। तो हमें जो वैल्यू डिटरमाइन करनी है, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हमें यस कि आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, और वो मैक्सिमम वैल्यू हमें इससे नहीं मिलेगी, हमें 1 + RF/R1 से मिलेगी। इसलिए आप मोड कोई भी लो, इन्वर्टिंग हो या नॉन इन्वर्टिंग, हम हमेशा 1 + RF/R1 ही पुट करने वाले हैं फॉर कैलकुलेटिंग दिस आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। यस मैम। क्यों? क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू डिराइव करनी है, इसलिए। नेक्स्ट इज कि हमें अब निकालना है आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज बिकॉज ऑफ दिस बायस करंट IB, और बायस करंट IB की वैल्यू 500 नैनो एम्पियर होती है एंड RF की वैल्यू भी हमें पता है 47 किलो ओम डायग्राम से, और इससे जो VOIB की वैल्यू आएगी वो है 23.5 मिली वोल्ट। अब आप लोग देख सकते हैं कि VOO इज अप्रोक्सीमेटली 0.6 वोल्ट एंड दिस इज 23.5 मिली वोल्ट, मतलब VOO जो है, मतलब इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वजह से जो वोल्टेज मिलेगा वो बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू VOIB। मतलब कि इनपुट ऑफसेट वोल्टेज का मेजर रोल होता है इन टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज एज कंपेयर टू DC बायस करंट, जो कि बायस करंट की वजह से वोल्टेज प्रेजेंट होगा उसके कंपैरिजन में। क्लियर है सभी को? यस मैम। नेक्स्ट इज कि अब हमें वो निकालना है, ROM निकालना है, मतलब ऑफसेट मिनिमाइजिंग रेजिस्टेंस। तो ऑफसेट मिनिमाइजिंग रेजिस्टर बताया गया है आप लोगों को कि उसकी वैल्यू होती है DC पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द DC रेजिस्टेंसेस, मतलब RF और R1 का पैरेलल कॉम्बिनेशन जब निकालेंगे तो वो हो जाएगी वैल्यू ROM की। तो उसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आप यही निकालना है, इस PDF में नहीं है, बट इस वैल्यू को आप लोग इसे डिटरमाइन कर लीजिएगा। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर था? ये बुक का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन करने से आपने अभी जो 3 चीजें पढ़ी हैं वो तीनों चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाती हैं, इसलिए न्यूमेरिकल करना बहुत जरूरी होता है। एनालिटिकल एनालिसिस हम सिर्फ न्यूमेरिकल से ही कर सकते हैं बेटा, इसलिए न्यूमेरिकल करना जरूरी होता है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए। आप लोगों को मजाक करने के लिए न्यूमेरिकल नहीं दिया जाता है, और जो 3 न्यूमेरिकल दिए गए हैं उन सभी को आपको सॉल्व करके प्रॉपर अपनी कॉपी में रखना है। मैं किसी भी दिन देख सकती हूँ, ये नहीं कि आज बोलो आप अभी कभी लिखने लगे। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो मैम। No. तो ये डिफरेंस होता है कि 10:30 की क्लास अगर 3:30 में ले जाए तो अटेंडेंस ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है, बट फिर भी जो बच्चे प्रेजेंट हैं उनके लिए बहुत ही मतलब क्लैप करने की बात है कि आप लोग आए क्लास में, बट थोड़ा एक्टिविटीज देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। कल अपनी क्लास 10:30 पे होगी। पहले ही आपको 10 से 10:15 के बीच में मैसेज मिल जाएगा कि क्लास होने वाली है या नहीं होने वाली है। तो ऐसा मान के मत चलिएगा कि यहाँ क्लास बिल्कुल नहीं होगी या बिल्कुल होगी ही, आपको मैसेज पहले ही मिल जाएगा, और अगर नहीं होती है तो डेफिनेटली दिन में तो होगी ही होगी। तो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। कोई डाउट हो तो बिल्कुल बताइएगा। नाउ आई एम एंडिंग दिस क्लास।